तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं, ठीक वहीं से जहां पिछला वाला खत्म हुआ था। अचानक जो शीतुआन उनके पीछे से आया। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? चेंशू ने सिर हिलाया हंसते हुए। अंकल जो, आप नहीं समझेंगे, हम आपकी तरह नहीं हैं, एक कानून का पालन करने वाले नागरिक, और हम स्पिरिट सप्रेशन ब्यूरो में नियमित नहीं हैं। तुम छोटे बदमाश, हमेशा इतने चीकी, लेकिन अच्छा है कि तुम बाहर हो, जो शीतुआन ने कहा, चेंशू को ढूंढने का अपना मूल उद्देश्य याद करते हुए। 20 टेमर कोर एक जश्न मना रहा है, क्या तुम लोग आना चाहते हो? चेंशू ने स्पिरिट सप्रेशन ब्यूरो की तरफ वापस देखा, उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। हम नहीं आएंगे, शायद किसी और समय, हम बाद में मिलेंगे। जो शीतुआन ने सिर हिलाया और अपनी कार में बैठ गया, चला गया। जांग डाली ने कार को गायब होते देखा, फिर चेंशू की तरफ मुड़ा, उत्सुकता से पूछते हुए, चेंशू, ये तुम्हारी तरह नहीं है, तुम सचमुच एक मुफ्त का खाना छोड़ रहे हो? चेंशू मुस्कुराया, कुछ काम है दाली, मैं उस आदमी को पकड़ना चाहता हूं जो वो नकली पोशंस बेच रहा है। अगर उसमें मुझे फंसाने की हिम्मत है तो उसमें परिणामों का सामना करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। जांग डाली, जिसे भी गलत आरोप में फंसाया गया था, उस धोखेबाज से गुस्से में था। चेंशू के सुझाव के साथ जांग डाली ने अपने अच्छे दोस्त का समर्थन करने में कोई संकोच नहीं किया। चेंशू ने उसके कंधे पर थपकी दी, हंसते हुए, ये है मेरा सबसे अच्छा भाई, लेकिन हम इसकी जांच कैसे करेंगे? जांग डाली मुस्कुराया, मेरा एक दोस्त है जो हमारी मदद कर सकता है। उसे रुकी सेवियर के नाम से जाना जाता है, नानजांग का डिटेक्टिव 01, वो कुछ भी सुलझा सकता है। उत्सुक होकर चेंशू ने पूछा, तो ये आदमी है कौन सच में? जांग डाली हंसा, तंग हौफे, कसाई। चेंशू स्पीचलेस था, क्या उसे धोखा दिया गया था? चेंशू के अविश्वास को देखकर जांग डाली ने विरोध किया, हे, मुझ पर शक मत करो, मैं सच कह रहा हूं। मैं कल सुबह तुमसे मिलने आऊंगा और तुम देख लेना। तुम्हें नानजांग सिटी के महत्वपूर्ण लोगों को जान लेना चाहिए। अगली सुबह तंग हौफे के यहां जांग डाली ने चेंशू को देखा, जो उबासी ले रहा था और थकावट से अपना सिर हिला रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि रात को अच्छी नींद लेना, हम आज एक शीर्ष विशेषज्ञ से मिलने जा रहे हैं, तुम इतने नींद में क्यों हो? चेंशू ने अपनी आंखों से नींद पूछी, आह भरते हुए। दोस्त, अभी सुबह के 6 ही बजे हैं। जांग डाली ने कंधे उचकाए, कोई मदद नहीं कर सकता, हम देर नहीं कर सकते, वो बाद में दुकान बंद कर देता है। चेंशू अपने दोस्त के अनपेक्षित व्यवहार से हैरान ने चिंता से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। दाली, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक हो? एक कसाई जो पोषण के नकल करने वाले को ढूंढ सकता है। जांग डाली ने गुस्से से जवाब दिया, क्या मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी, एक नायक बिला पहचान के बेकार होता है? अचानक कुछ चेंशू की तरफ उड़ा, उसने अनायास ही उसे पकड़ लिया, चौकन्ना होकर आसपास देखते हुए, कौन है वहां, कौन छुपके से घूम रहा है? उसने उस चीज को देखा जो उसने पकड़ी थी, एक सुअर का पैर। तभी उनके पीछे से एक बुजुर्ग आवाज आई, मुझे नहीं पता था कि मेरी रेपुटेशन शीतुआन इतनी दूर तक फैल गई है कि तुम जैसे छोटे मोटे लोगों ने भी मेरे बारे में सुना है। चेंशू ने आवाज के स्रोत की तरफ देखा। वो एक आदमी था जिसने गुलाबी एप्रन पहना हुआ था, पोर्क काउंटर पर खड़ा था। उसकी पूरी दाढ़ी थी और एक दयालु, सौम्य दिखावा था। वो बिल्कुल हानिरहित लग रहा था। ये वो रहस्यमयी व्यक्ति था, शीतुआन, जिसका जांग डाली ने जिक्र किया था। चेंशू इतना हैरान था कि वो पल भर के लिए स्पीचलेस हो गया। क्या हो रहा था? अपने परिचित को देखकर जांग डाली उत्साह से दौड़कर गया और शीतुआन को हाथ हिलाया। मिस्टर शी, मैं हूं दाली। शीतुआन ने एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया और एक लंबा कश लिया। ओह, तुम हो बच्चे, वही जिसने मुझसे पिछली बार अपने परिवार की जांच करने के लिए कहा था। चेंशू को लगा जैसे उसने अभी अभी अपने दोस्त के बारे में कुछ धराशाही करने वाला राज सुना है। उसके परिवार की जांच, ये क्या बकवास है? जांग डाली पास गया और चेंशू के हाथ में पकड़े सुअर के पैर को लिया। आज्ञापूर्वक उसे दोनों हाथों से शीतुआन को पेश किया। चेंशू ने अपने मूर्ख दोस्त को देखा, चिढ़कर। उसे सच में शक था कि वो दाली का असली दोस्त नहीं था। ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। जांग डाली खुश था कि शीतुआन ने उसे याद रखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये रहस्यमयी व्यक्ति इतने लंबे समय के बाद उसे याद रखेगा। शीतुआन ने दूर देखा।
मैं कैसे भूल सकता हूं, मुझे ये भी याद है कि उस दिन तुमने किस रंग की पैंट पहनी थी। चंशू ने अनायास ही एक कदम पीछे लिया। उसे लगा कि इन दोनों के बीच कुछ गलत था, बहुत गलत। जांग दाली ने उसे देखा और हंसा। छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। फिर वो पास गया और चंशू के कंधों पर एक बांह डाली। मिस्टर शिये, मेरे दोस्त को यहाँ कुछ है जिसमें उसे आपकी मदद चाहिए। शिये तुआन ने अपने मुंह से सिगरेट निकाली और चंशू को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हारे दोस्त को भी शक है कि वो अपने माता पिता का बच्चा नहीं है? चंशू डर गया। उसने अपनी पूरी ताकत से विरोध में हाथ उठाए। नहीं, मुझे ऐसी कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है। उसे इस मूर्ख दाली के साथ कैसे शामिल किया जा सकता है? चंशू ने इनकार में सिर हिलाया। ये किसी व्यक्ति को ढूंढने के बारे में नहीं है। चंशू ने अपना विश्वसनीय व्यवहार बनाए रखा, बिल्कुल अविश्वसनीय शब्द बोलते हुए। मुझे उनकी पहचान, दिखावट, लंबाई, बाथरूम की आदतों के बारे में थोड़ा बताओ। चंशू को लगा जैसे उसने समझने की क्षमता खो दी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने वाला आदमी क्या बात कर रहा है। शिये तोनान जारी रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, आराम से पूछते हुए, कोई समस्या है? चंशू स्पीचलेस था। वो सोच रहा था कि ये आदमी अपनी समस्याओं को क्यों नहीं समझ पा रहा है, लेकिन बाहर से उसे कहना पड़ा, कुछ नहीं। उसने एक फोटो निकाली और उसे शिये तोनान को दी। मेरे पास सिर्फ ये तस्वीर है, क्या ये ठीक है? शिये तोनान ने सिर हिलाया, 5 उंगलियां उठाईं और कहा, 50,000, 3 दिन में वापस आना। चंशू ऐसे कांपा जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ गई हो। कितना? 50,000? भूल जाओ, वांग बाका को बेचने पर भी 50,000 नहीं मिलेंगे। फिर वो मुड़ा और चला गया। तभी सिस्टम अचानक प्रकट हुआ। 3 विकल्प थे और सबसे बड़ा इनाम निश्चित रूप से शिये तोनान की मदद स्वीकार करना था, जिसका मतलब था कि यूसे 50,000 खर्च करने होंगे। जांग दाली ने चंशू को देखा। उसके विचार जटिल थे। सोच रहा था कि अपने दोस्त को कैसे सांत्वना दे। फिर चंशू अचानक वापस मुड़ा। उसका चेहरा बदल गया। डील, 50,000 कोई समस्या नहीं है, ये एक डील है। जांग दाली और शिये तोनान दोनों ने एक ही बात सोची, ये लड़का उनके देखे हुए किसी भी व्यक्ति से तेज अपना मन बदलता है। बिल्कुल, ज्यादा पैसों से किसी को शिकायत नहीं होती। दोनों ने हाथ मिलाकर सौदा पक्का कर लिया। अचानक एक मध्यम आयु की महिला शिये तुनान के पास कुछ खरीदने आई। शिये तुनान ने फिर से अपने कसाई वाले रूप में आकर अपना पोर्क बेचना शुरू कर दिया और ग्राहक को उत्सुकता से आकर्षित करने लगा। चंशू जितना देखता गया उतना ही उसे बेचैनी होने लगी। उसने जांग दाली के कान के पास झुककर पूछा, हे दाली, क्या वो सच में भरोसेमंद है? स्पिरिट सप्रेशन ब्यूरो इस मामले को सुलझा नहीं सका, उसके जैसा एक पोर्क बेचने वाला कैसे कर सकता है? जांग दाली ने दृढ़ता से सिर हिलाया। वो भरोसेमंद है। पोर्क बेचना उसके लिए सिर्फ एक टेम्पररी काम है। चंशू ने अपने अच्छे दोस्त को देखा। उसे लगा कि बच्चे को धोखा दिया जा रहा है, लेकिन पैसे तो खर्च हो चुके थे। चंशू ने आह भरी। अब जब ओखली में सर दे ही दिया है तो मुसल से क्या डरना? अगर काम नहीं बना तो वो मान लेगा कि उसने 50,000 बीस टेमिंग फोर्स की बड़ी मात्रा खरीदने में खर्च कर दिए। इतनी मात्रा में ये कोई नुकसान नहीं था। चंशू ने कंधे उचकाए। ठीक है, फिर मेरे साथ 20 टेमर गिल्ड चलो। जब 50,000 खो दिए हैं तो मुझे कहीं और से उन्हें वापस कमाना होगा। कहना एक बात थी, लेकिन पैसे खोना सच में दुख दे रहा था। इसलिए उसे 20 टेमर गिल्ड जाकर देखना था कि क्या कोई उपयुक्त नौकरी है। जांग दाली खुशी से चंशू के सुझाव पर राजी हो गया। उसने राजधानी जाकर यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा देने की अपनी योजना भी बताई। उत्सुक होकर चंशू ने पूछा, तुम्हारा यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा से क्या मतलब है? और स्पिरिट प्रिजनर भी, जांग दाली ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ जोड़ा। ये पहले प्रवेश परीक्षा देने जैसा है। मेरा मतलब पहले से यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा देना। चंशू हैरान था। क्या ये गलत नहीं है? तुम कैसे? इससे पहले कि वो अपना सवाल पूरा कर पाता, एक महिला की नजदीक आती चीखों ने उनकी बातचीत में बाधा डाली। चोर, चोर को पकड़ो, उसने मेरा बैग चुरा लिया। चोर गुस्से में और आक्रामक दिख रहा था। लोगों को धक्का देकर बच निकलने की कोशिश कर रहा था। चंशू ने सिस्टम द्वारा अभी-अभी प्रस्तुत किए गए मिशन को देखा। क्या उसे ये सोचने की भी जरूरत थी कि क्या करना है?
बिल्कुल, वो सही काम करेगा और सबसे बड़े इनाम का दावा करेगा। वो चोर की तरफ दौड़ा, चिल्लाते हुए, रुको, हाथ ऊपर। चोर भागा और चंशू ने अपनी पूरी ताकत से उसका पीछा किया। दृश्य धुंधला हो गया जब चोर ने चंशू को अपने पीछे देखते हुए गुस्से से धमकी दी, अगर तुम मेरा पीछा करते रहे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चंशू ने उसे अंगूठा दिखाकर जवाब दिया। वो तो चोर के साथ साथ दौड़ने लगा, उसे छिड़ाने के लिए, जिससे छोटा, कमजोर और दया का पात्र चोर रोते रोते भागने लगा। सिर्फ एक बैग ही तो लूटा था और मैं एक ऐसे पागल से टकरा गया जिसे मौत का डर नहीं है। दांत पीसते हुए चोर, ये जानते हुए कि वो बच नहीं सकता, ने चंशू को पीछे छोड़ने के लिए बैग नीचे फेंक दिया। लेकिन अनजाने में चंशू उसे अभी भी पीछा करता रहा, फेंके हुए बैग को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। जांग डाली तेजी पकड़ते हुए पीछे पीछे हो लिया। जिस महिला का बैग चोरी हुआ था उसने उसे उठा लिया और उन्हें बताने के लिए चिल्लाई, जांग डाली, चंशू, तुम्हें अब उसे पीछा करने की जरूरत नहीं है, बैग यहां है। लेकिन उन दोनों में से किसी ने नहीं सुना। उन्होंने चोर को दोनों तरफ से घेर लिया, उसके भागने से रोकते हुए। जांग डाली हंसा, क्या तुम उसे तड़पाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे ये पसंद है। एक 20 टेमर की सहनशक्ति आम आदमियों से तुलना नहीं की जा सकती। थका हुआ चोर दौड़ते हुए कराह रहा था, मुझे पता है मैं गलत हूं, मेरा पीछा करना बंद करो, कृपया दया करो, मैं सच में और नहीं सह सकता। अगर मैं दौड़ता रहा तो खून की उल्टी कर दूंगा, कृपया मुझे बख्श दो। चंशू ने चोर पर एक नजर डाली, उसकी आंखों में एक उलझन भरी झलक थी। सिस्टम ने अभी तक इनाम क्यों नहीं जारी किया, उसने सोचा। चोर ने सारा जोश खो दिया था। अगर सिस्टम मुझे इनाम नहीं देता तो उसकी दौड़ना बंद करने की हिम्मत कैसे हुई? चंशू ने फिर चोर की बाह को हद से ज्यादा दोस्ताना अंदाज में पकड़ लिया। जांग डाली ने भी वही किया, चोर को खुशी से ले जाते हुए। बस दौड़ते रहो जब तक तुम इसे मार ना जाओ। सुबह सुबह वो तीनों सड़कों पर दौड़ते रहे, कुछ बुजुर्गों को मनोरंजन देते हुए जो अपने यौवन के जोश को याद कर रहे थे। कुछ माएं आ भरतीं, एक झल्लाहट और ईर्ष्या के मिश्रण में, अपने आलसी बच्चों के बारे में सोचते हुए जो अभी भी घर पर सो रहे थे, अपने सिर हिलाते हुए। आधे घंटे बाद चोर पूरी तरह से मुरझा गया था, उसमें कोई ऊर्जा नहीं बची थी। चैनशू और झांग डाली भी पसीने से तरबतर थे। जैसे ही चैनशू सोच रहा था कि उन्हें और कितनी देर दौड़ना पड़ेगा, सिस्टम ने आखिरकार उसका इनाम जारी कर दिया। खुशी से झूमते हुए चैनशू ने चोर की बांह छोड़ दी। झांग डाली ने भी वैसा ही किया। दोनों का सहारा खोने के बाद चोर लाचारी से जमीन पर गिर पड़ा, कराहते हुए, है, मैंने सिर्फ एक बैग चुराया था, क्या तुम्हें मेरे साथ ऐसा करना जरूरी था? चैनशू ने अपने पीछे की इमारत की तरफ इशारा किया और कठोरता से कहा, मेरे पीछे वो देखा? चोर ने जबरदस्ती मुस्कुराया, ननजैंग सिटी स्पिरिट सप्रेशन ब्यूरो। चैनशू ने अपनी उंगलियां चटकाई, उससे एक धमकाने वाली आभा निकल रही थी। अच्छा है, अब अंदर जाओ और कबूल करो, वरना। चोर चैनशू के हाथों में अपने भविष्य की कल्पना करते हुए फैसला किया कि कबूल करना कम बुराई है। वो जल्दी से ब्यूरो में घुस गया। जांग डाली और चैनशू ने संतुष्टि भरे सिर हिलाए और मुस्कुराए। अचानक चैनशू ने अपना हाथ उठाया और पुकारा, ओ हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? चोर रुका, चैनशू को एक पल देखा और आखिरकार उसे बताने का फैसला किया, ली हुआ। चैनशू संतुष्टि से मुस्कुराया, उसे लगा जैसे उसके गले का स्कार्फ और भी चमकदार हो गया है। एक चोर का पीछा करने के बाद मुझे आखिरकार तुम्हारी स्थिति के बारे में पूछने के लिए कुछ खाली समय मिला है। जांग डाली, तुमने यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा जल्दी देने का जिक्र किया था, है ना? अगर तुम जाओगे तो क्या मैं यहाँ अकेला रह जाऊंगा? जांग डाली ने अपना सिर खुजलाया। लगभग वही, मैं इंपीरियल कैपिटल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। एक अच्छा भाई हमेशा अपने भाइयों का साथ देता है, चैनशू ने जवाब दिया। जांग डाली का समर्थन करना तो लाजमी था। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वो 20 टेमर गिल्ड पहुंच गए। जांग डाली ने उत्सुकता से पूछा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चैनशू ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जांग डाली को मिशन बोर्ड के पास खींच लिया। हम यहाँ पैसे कमाने और पॉइंट्स जमा करने के अलावा और क्या कर सकते हैं?
ज़ांग दाली ने अपना सिर खुजलाया, चेन शू को हैरानी से देखते हुए। पैसे कमाएं, हम स्टूडेंट्स हैं, हमें पैसों की क्या जरूरत है, और कौन से पॉइंट्स? चेन शू ने उनके सामने वाले मिशन बोर्ड की तरफ इशारा किया। बिल्कुल हम कर सकते हैं, देखो क्या ये यही नहीं है? उनके सामने जो मिशन था वो एक नकली दवा तस्कर की जांच करना था। दूसरे शब्दों में, चेन शू चोर को सौंपते हुए कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकता था। क्या ये शानदार नहीं है? मिशन स्वीकार करने के बाद चेन शू और ज़ांग दाली ने बीस्ट टेमर गिल्ड छोड़ दिया। हर एक के पास अलग अलग काम थे। चेन शू बीस्ट रिसोर्सेज एरिया की तरफ गया, जबकि ज़ांग दाली ट्रेनिंग के लिए स्पिरिट मास्टर के पास गया। चेन शू ने सोचा, बीस्ट टेमर्स की इस दुनिया में हालांकि बीस्ट टेमर्स की प्रभुत्वशाली भूमिका थी, लेकिन विभिन्न अन्य सहायक पेशे भी थे। उदाहरण के लिए, स्पिरिट मास्टर्स क्रूर जानवरों को कंट्रैक्टेड स्पिरिट्स के लिए भोजन तैयार करने के लिए सामग्री के रूप में इस्तेमाल करते थे। चेन शू को ये उम्मीद नहीं थी कि ज़ांग दाली भी कभी स्पिरिट शेफ बनना चाहेगा, लेकिन अगर उसका अच्छा दोस्त चाहता था तो वो निश्चित रूप से उसका समर्थन करेगा। चेन शू ने खुशी से ज़ांग दाली को अलविदा कहा। अपनी परीक्षाओं के लिए अच्छी तरह से तैयारी करो, बाद में तुम मेरे स्लाइम के लिए खाना बना सकते हो। चेन शू ने ज़ांग दाली को दूर जाते देखा, फिर वो मुड़ा और बीस्ट रिसोर्सेज ब्यूरो की तरफ चल पड़ा। 1 घंटे बाद चेन शू ब्यूरो के प्रवेश द्वार के सामने खड़ा था, उसकी जीर्ण शीर्ण हालत पर हैरान था। अंदर एक बुजुर्ग आदमी पीछे झुककर बैठा था, निगरानी कर रहा था। चेन शू उत्सुक था, सोच रहा था कि यहाँ सिर्फ ये एक बुजुर्ग आदमी क्यों है, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधे बीस्ट टेमिंग काउंटर पर गया, अपने हुआशिया अक्यूमुलेशन पॉइंट्स का उपयोग करने के लिए। रिसेप्शनिस्ट चेन शू की आईडी देखकर हैरान हो गया। एक हाई स्कूल का स्टूडेंट। लेकिन हैरानी क्षणिक थी और रिसेप्शनिस्ट का काम कुशल बना रहा। चेन शू के पॉइंट्स पर एक नज़र डालने के बाद उन्होंने उन चीज़ों की एक सूची निकाली जिनके लिए वो बदलाव कर सकता था। चेन शू ने सूची पर नज़र डाली। सच में बहुत सारी चीज़ें थीं, लेकिन शायद उसके ट्रेनी बीस्ट टेमर स्टेटस के कारण ब्लैक आयरन रैंक के संसाधन या उससे ऊपर के नहीं थे। हालांकि ये उसके लिए काफ़ी था। दूसरे डायमेंशन से संसाधन तेजी से दुर्लभ होते जा रहे थे और कई जगहों पर कमी होने लगी थी। कुछ संसाधनों के लिए बदलाव करना सबसे अच्छा होगा। चेन शू ने मानसिक रूप से उन चीजों की सूची बनाई जिनकी उसे जरूरत थी और स्टाफ मेंबर को बताया, मुझे 5 रैंक 1 जायंट रियलिटी फ्रूट्स और 7 रैंक 1 आयरन कोर फ्रूट्स चाहिए। सोफा पर बैठे बुजुर्ग आदमी ने चेन शू को सामान के साथ जाते देखा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेल रही थी। उसकी नजर चेन शू पर टिकी रही। ये युवा काफी दिलचस्प है। रहस्यमयी बुजुर्ग आदमी के ध्यान से अनजान चेन शू कल्टीवेशन में व्यस्त था। वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसने एक बड़ी भीड़ को बातें करते देखा। जरूर कुछ हो रहा है। चेन शू ने भीड़ के एक दरार से झांका। केंद्र में एक महिला एक छोटी लड़की को एक गुमशुदा वॉलेट और टूटे हुए फोन के बारे में जोर से डांट रही थी। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि लड़की को चेन शू जानता था। उसने जल्दी से भीड़ को धक्का दिया और लड़की को पुकारा, रू रू। एक जाना पहचाना चेहरा देखकर लड़की के जोर जोर से रोने की आवाज सिसकियों में बदल गई जब उसने चेन शू को देखा। लेपर्ड प्रिंट ड्रेस वाली महिला ने रूरू को चेन शू की बाहों में जाते देखा और एक खराब चेहरा बनाया, मुआवजे की मांग करने की तैयारी में। क्या तुम उसके परिवार से हो? रूरू ने चेन शू को देखा और समझाया, मैं यहां खेल रही थी और मुझे इस लेडी का वॉलेट मिला। मां ने कहा था कि अगर मुझे किसी और का वॉलेट मिले तो मुझे उसे वापस करना है, इसलिए मैं यहां इंतजार कर रही थी। लेकिन जब ये लेडी आई तो उन्होंने कहा कि मैंने उनके पैसे ले लिए और उनका फोन तोड़ दिया। 666। लियू लियू, जो अभी अभी रोना बंद की थी, अन्याय से फिर से सिसकने लगी। ब्रदर चेन शू, क्या मैंने कुछ गलत किया? लेपर्ड प्रिंट ड्रेस वाली महिला ने चेन शू को देखा और एक दृश्य बनाना शुरू कर दिया। तो पेरेंट, आप इसका समाधान कैसे करना चाहते हैं? पुलिस स्टेशन चलें या हम आपस में सुलझा लें? सिर्फ रूरू की कहानी सुनकर ही चेन शू के रोंगटे खड़े हो गए। ये महिला सच में अनरीजनेबल थी। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ रूरू के सिर पर एक आश्वासीकारक थपकी दी। लेकिन जैसे ही उसने लेपर्ड प्रिंट ड्रेस वाली महिला का सामना किया, उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखें उसे ऐसे देख रही थीं जैसे वो कोई दुश्मन हो।
सिस्टम ने फिर से एक मिशन जारी किया, लेकिन एक बड़े इनाम के बिना भी वो आज रूरू के लिए न्याय दिलाता। उसका सवाल सुनकर लेपर्ड प्रिंट वाली महिला उसके गुस्से से अनजान खुशी से अपनी मांगे गिनाने लगी। मेरे खोए हुए पैसों का दुगना, मेरा फोन और वॉलेट भी नए से बदलने होंगे, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। काफी मांगे हैं, चेंशू हंसा, उसे एक तिरस्कार भरी लाइन फेंकते हुए। तुम सपने देख रही हो। तुमने खुद कहा कि तुम्हारे बैग में 1000 युआन थे, साथ में एक फोन। बैग खाली है। ये साफ है कि ये तुम्हारा बैग नहीं है, तो मैं तुम्हें मुआवजा किस बात का दूं? चेंशू के दबाव में महिला लड़खड़ाती हुई लगी। अभी भी उसे कैसे लूटना है इसका हिसाब लगा रही थी। चेंशू ने सीधे उसके हाथ से बैग छीन लिया। इधर दो, महिला ने गुस्से से चिल्लाया। बकवास, बैग तुम्हारा नहीं है ना? चेंशू अपनी बेशर्मी से बेपरवाह बैग पकड़े हुए शांति से पूछा। अब जब बैग की चीजें तुम्हारी कहानी से मेल नहीं खाती, तो तुम कैसे साबित कर सकती हो कि ये तुम्हारा है? उन्होंने थोड़ी देर संघर्ष किया, लेकिन महिला चेंशू से बैग वापस नहीं ले सकी। आखिरकार उसने हार मानकर समझौता करना चुना। मेरा आईडी कार्ड अंदर है, उस पर नाम हे मेली है, तुम चेक कर सकते हो। चेंशू ने बैग में इधर उधर किया और सच में हे मेली नाम का एक आईडी कार्ड निकाला। हालांकि उसने आईडी पर लगी फोटो को देखा, फिर वापस हे मेली को देखा। उसके होठों का कोना फड़क गया। सच में? क्या तुम सच बोल रही हो? ये सच में तुम्हारी मां का आईडी कार्ड नहीं है? हे मेली गुस्से में थी, लेकिन उसका विरोध नहीं कर सकी। चेंशू ने बातचीत को वापस आईडी पर नाम की तरफ मोड़ दिया। अपना हाथ हिलाते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, नाम से क्या साबित होता है? तुम्हारा नाम हेमेली हो सकता है, मेरा नाम भी हेमेली हो सकता है। इससे बिल्कुल कुछ साबित नहीं होता। ये देखकर कि तर्क से काम नहीं बनेगा, हेमेली ने आंसुओं का सहारा लिया, एक दया भरा अभिनय करते हुए। एक महिला को मत सताओ, तुम जैसा आदमी एक महिला को कैसे सता सकता है? चेंशू ने फनकारा। तुम एक बच्चे से पैसे लूटने की कोशिश कर रही एक वयस्क हो, तब तुमने एक वयस्क होने का जिक्र क्यों नहीं किया? आसपास खड़े लोग पहले ही समझ चुके थे कि हे मेली छोटी लड़की को धोखा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दखल नहीं देना चाहते थे। अब जब चेंशू बोल चुका था, सभी उससे सहमत थे। बेनकाब होने पर हे मेली के पास चेंशू की मांगों को मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। चेंशू ने कोई अनुचित मांग नहीं की, उसने सिर्फ उसे रूरू से माफी मांगने के लिए कहा। हे मेली ने अनिच्छा से झुककर एक माफी बड़बड़ाई। चेंशू ने अपना कान छुआ, जानबूझकर जोर से बोलते हुए, बहुत धीरे, मैं सुन नहीं सकता। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा।